स्वास्तिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप बच्चों का स्वागत है। बेटे हम लोग जो नेवी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारा लिखा हुआ है कि किसी भौतिक संबंध Q इक्वल टू ए ई टू द पावर बी, संबंध लिखते हैं हम लोग Q इक्वल टू ए ई की पावर बी। इस संबंध में आपको बताना है कि कौन सी राशि विमाहीन है। बेटा ये जो संबंध होता है जिसमें ई चर घातांक है चर घातांक की जो पावर होती है ना ये हमेशा विमाहीन होती है। तो इस वाले क्वेश्चन में चर घातांक की पावर b है तो b हमारा विमाहीन होगा। b हमारा डायमेंशनलेस होगा। एक बात और ध्यान से सुन लो, ये जो a है इसकी डायमेंशन और जो q है उसकी डायमेंशन सेम होगी। जैसे मान लीजिए q अगर फोर्स है तो a की डायमेंशन फोर्स की ही डायमेंशन के इक्वल हो जाएंगी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन में आपसे दो तरह से डायमेंशन पूछ सकते हैं। एक तो एक्सपोनेंट की डायमेंशन जो कि डायमेंशन लेस होती है, और दूसरा एक्सपोनेंट के साथ जो कोफिशिएंट में लिखी हुई है क्वांटिटी उसकी डायमेंशन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें b हमारा डायमेंशन लेस है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा सेकेंड क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति से संबंधित है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपसे कह रहे हैं कि किसी पिंड को क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है। इस पिंड के लिए कौन सी राशि हमारी अपरिवर्तित होगी, यात्रा में बदलेगी नहीं। ध्यान से सुनेंगे, ये जो प्रक्षेप गति होती है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रक्षेप गति में प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी तीन चीजें ऐसी हैं जो कि परिवर्तित नहीं होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो है वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये कभी भी बदलता नहीं है। पूरी यात्रा में जो वेग का क्षैतिज घटक होगा वो कभी भी बदलेगा नहीं। दूसरी जो चीज है वो है त्वरण, दूसरी भौतिक राशि त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। और बेटा जो तीसरी भौतिक राशि है वो है फेंके जाने वाले पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, फेंके जाने वाले पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये भी हमारी कांस्टेंट होगी, ये परिवर्तित नहीं होगी। तो अब तीनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए है। तो वो है पिंड का त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होगा। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं क्वेश्चन में एक रूम है, एक कमरा है, उस कमरे में जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा ये ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर दिष्ट है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, बाएं हाथ का नियम। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसको नीचे कर देते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो पूर्व से पश्चिम, मतलब पूर्व से चलता हुआ आएगा और पश्चिम की ओर जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम के लिए हम अपनी फिंगर ऐसे कर देते हैं। ये जो थंब है, अंगूठा है, ये हमारा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। लेकिन जानते हैं ये जो फ्लेमिंग का नियम होता है ये धनात्मक आवेश के लिए परिभाषित है। तो भैया अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर लगता, तो इस कमरे के हिसाब से ये जो दिशा है बेटा वो दक्षिण की है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है तो फोर्स दक्षिण में अनलॉक करके इसके जस्ट उल्टा काम करेगा, निगेटिव आवेश के लिए उल्टा, मतलब दक्षिण के जस्ट अपोजिट, उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप नाभिकीय अभिक्रिया है। देखो नाभिकीय अभिक्रिया जैसे संलयन, विखंडन, इन दोनों अभिक्रियाओं में से जो संलयन है ना उसमें नाभिकों को पास पास आना पड़ता है। जब नाभिक पास आते हैं तो दोनों धनात्मक होने के कारण एक दूसरे पर भयंकर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ये प्रतिकर्षण बल दोनों नाभिकों को टकराने नहीं देता। टक्कर तभी संभव है जब वो काफी तेजी से चलते हुए आए, और काफी तेजी से कब चलेंगे, जब ताप बहुत ज्यादा हो। तो संलयन को प्रारंभ करने के लिए पहले बहुत अधिक ताप देना पड़ता है, इसीलिए संलयन जो प्रक्रिया है उससे हम ताप नाभिकीय प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अभिक्रिया में जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो रहा है 1H1, इसमें हमारा एक बीटा माइनस उत्सर्जित होता है। ये जो बीटा पार्टिकल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक को हम बीटा प्लस कहते हैं, एक को हम बीटा माइनस कहते हैं। बीटा प्लस को हम +1E0 लिखते हैं, बीटा माइनस को हम -1E0 कहते हैं। ये जो बीटा प्लस है इसके साथ हमेशा एक पार्टिकल निकलता है, उसे न्यूट्रिनो कहा जाता है, और बीटा माइनस के साथ एक पार्टिकल निकलता है उसे एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। तो बेटा इस वाली रिएक्शन में ये बीटा माइनस है और बीटा माइनस के साथ जो ये एक्स है ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो होगा, एंटी न्यूट्रिनो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं किसी एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग की किस स्थिति में जो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, वो परिवर्तित नहीं होगी। देखो हम सब जानते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग को दबाएं तो कार्य करना पड़ेगा, ऊर्जा संचित होगी। स्प्रिंग को खींचें, कार्य करना पड़ेगा, ऊर्जा संचित होगी। खींचने पर ऊर्जा संचित होगी, दबाने पर ऊर्जा संचित होगी, ऐंठने पर, ध्यान से सुनो, अगर हम इसको खींचेंगे तो कार्य करना पड़ेगा, ऊर्जा संचित होगी, दबाएं तो कार्य करना पड़ेगा, ऊर्जा संचित होगी। स्प्रिंग को पकड़कर ऐंठ दें, ट्विस्टिंग कर दें, ऐसे पकड़ के ऐंठ दें, तब भी कार्य करना पड़ेगा। तो इन तीनों केसेस में तो ऊर्जा संचित होगी। अच्छा, ऊंचाई से गिराने पर किसी स्प्रिंग को पकड़ करके उसे हाइट से गिरा दें
तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग इसी पोजीशन में नीचे गिरेगी, ना तो उसकी लंबाई बढ़ेगी ना उसकी लंबाई घटेगी। तो यही वो स्थिति होगी जिसमें स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, बल का व्यापक समीकरण है। तो जो न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया था, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यही बल की वास्तविक समीकरण होती है। हम जानते हैं P संवेग है, और भैया संवेग होता है P बराबर mv। संवेग है P बराबर mv। F इक्वल टू, या तो इक्वेशन को ऐसे ही लिखा रहने दें या इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा दें। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो या ये भी हमारी व्यापक समीकरण है, ये भी हमारी व्यापक समीकरण है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक नहीं है। तो पहले शक्ति का फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। P बराबर W अपान टी। W बेटा कार्य है, इसका मात्रक जूल होता है। टी समय है, इसका मात्रक सेकंड है। बेटा हम लोग जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं। तो ये जूल प्रति सेकंड और वाट, ये तो दोनों शक्ति के मात्रक हो गए। और हम जानते हैं अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो भैया ये भी हमारा शक्ति का मात्रक हो गया। हमसे पूछा जा रहा क्वेश्चन में कौन शक्ति का मात्रक नहीं है। चलो जरा इधर नजर डालो, जिसको हमने किलोवाट घंटा लिखा है। तो जरा देखो, किलोवाट घंटा, किलोवाट, वाट मतलब पावर, घंटा मतलब समय, और पावर इनटू टाइम हमेशा क्या होती है, एनर्जी। ई क्या है, ऊर्जा। तो यही हमारा किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा का मात्रक है। जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है मैग्नेट्रॉन संबंधित है। तो मैग्नेट्रॉन वो यंत्र है जो हमारा सूक्ष्म तरंगों को, माइक्रोवेव को प्रेषित करने का काम करता है। तो मैग्नेट्रॉन हमारा संबंधित है सूक्ष्म तरंगों से, माइक्रोवेव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कोणीय गति के लिए न्यूटन का द्वितीय समीकरण है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, दो तरीके की गतियां हैं। एक है हमारी रेखीय और दूसरी है कोणीय कह दो या घूर्णन कह दो। ठीक है, तो इस वाले के लिए जो फार्मूला बनता है वो बनता है हमारा F इक्वल टू एम ए, मास कांस्टेंट मानने के बाद। और एक्सेलरेशन को बेटा हम लोग लिखते हैं dv बाई डी टी, त्वरण को। घूर्णन गति में टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। फोर्स की जगह टाउ, भाई इसको इसमें चलाना है, इसमें घुमाना है। जहां मास लिया जाता है वहां पे इसमें जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। और जहां पर ये ए हमारा रेखीय त्वरण है, वहां पर अल्फा कोणीय त्वरण हो जाता है। ये जो अल्फा है ना, इसे हम डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है उसका ऑप्शन बना बी। जेनर डायोड, जेनर
जेनर डायोड। जेनर डायोड का जो जेड है ना बेटा, इसी जेड को हम लोग उठा लेते हैं और अपने डायोड में एक पी होता है, एक एन होता है, तो जो एन है ना वहां पर ये जेड फिट कर दिया जाता है ऐसे करके, और ये सिंबल बन जाता है जेनर डायोड का। देखो, संधारित्र में आवेश संचित होता है, और आवेश जैसे ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उसी वैद्युत क्षेत्र में हमारी ऊर्जा संचित हो जाती है। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो ऊर्जा संचित होती है हमारी, वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। एक चीज यहाँ ध्यान से सुन लेना, जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, इसकी प्लेटों में जो ऊर्जा संचित होती है वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है, और जो क्वाइल है, इस क्वाइल में जो ऊर्जा संचित होती है धारा के बहने पर, ये ऊर्जा हमारी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है। तो क्वाइल में, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, कैपेसिटर में, संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र के रूप में। चलिए देखते हैं। -1 E0, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं तो मिलने से ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहते हैं। युग्म मतलब जोड़ा, विनाश मतलब दोनों का। तो इनके नष्ट होने पर हमारे दो गामा फोटॉन बनते हैं। ठीक है, ये जो गामा फोटॉन बनते हैं ना, ये बनने के बाद एक गामा फोटॉन ऊपर जाता है बेटा, और एक गामा फोटॉन नीचे जाता है। इस गामा फोटॉन का जो संवेग है वो h/λ ऊपर होता है, और इसका h/λ नीचे होता है। एक का संवेग ऊपर, एक का संवेग नीचे, संवेग सदिश राशि है, तो इसका प्लस इसका माइनस सब मिला करके 0। पहले भी इलेक्ट्रॉनों का संवेग 0, बाद में भी इलेक्ट्रॉनों उसका फोटॉनों का संवेग 0। तो एक बात तो क्लियर है कि जो प्रक्रिया है वो संवेग संरक्षण के नियम का पालन करती है। एक बात और ध्यान से सुनो बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के चार्ज का सम करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा -E, पॉजिट्रॉन का +E, सब मिला के 0। फोटॉन तो भाई ऊर्जा है, और ऊर्जा पर कोई आवेश होता नहीं, तो फाइनल चार्ज भी 0। तो हम देखते हैं जितना आवेश प्रक्रिया के पहले है उतना ही आवेश प्रक्रिया के बाद में है। तो ये प्रक्रिया आवेश संरक्षण का भी पालन करती है, और ये प्रक्रिया संवेग संरक्षण का भी पालन करती है। अब ये दोनों पालन किए जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, जिसमें लिखा है ए और बी, मतलब प्रक्रिया आवेश संरक्षण और संवेग संरक्षण दोनों के नियम का पालन करती है। चलिए देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। हम सब जानते हैं कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर बल आघूर्ण काम करता है। बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। ठीक है, अब अगर द्विध्रुव को हम पहले किसी और स्थिति में रखते हैं, फिर किसी और स्थिति में रखते हैं, तो ऐसा करने पर ना तो उसका P बदलेगा और ना ही उसका E बदलेगा। अगर कुछ बदलेगा तो वो है थीटा, और थीटा के बदलने की वजह से बदलेगा टाउ। तो हम कह सकते हैं कि टाउ हमारा थीटा के साइन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। दो सिचुएशन है, टाउ 1 बाई टाउ 2 इक्वल टू
साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा 2। जब कह रहे हैं कि अधिकतम बलाघूर्ण का अनुभव करता है, अधिकतम बलाघूर्ण तभी होगा जब ये वाला कोण 90 हो जाए। सुनना ध्यान से, जब कोण 90 है तो बलाघूर्ण टाउ है। जब कोण 30 अंश है तो टाउ कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। टाउ बटे टाउ 2 बराबर साइन 90 1 और साइन 30 का मान 1/2, बटे का बटे वाला ऊपर चला जाता है भाई, तो टाउ बटे टाउ 2 बराबर 2 हो गया। यहां से जब टाउ 2 निकालोगे तो टाउ बाई 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं जब हम किसी केस नली को जल में एक ऊर्ध्वाधरता खड़ा करते हैं तो उसमें जो जल है वो h ऊंचाई तक चढ़ जाता है। अगर केस नली को ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाते हुए झुका दें तो चढ़े द्रव की ऊंचाई कितनी होगी। ये भाई हम लोगों का कंटेनर, और इसमें हमने एक केस नली को खड़ा कर दिया। केस नली हमारी ऊर्ध्वाधरता खड़ी हो गई। इस केस नली में जल जो है ना वो h ऊंचाई तक चढ़ गया। ये यहां से ऊंचाई h है। अब अगर हम इस केस नली को तिरछा कर दें, ऊर्ध्वाधर से कुछ कोण बनाते हुए झुका दें, तो केस नली को तिरछा करने पर जो चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई होगी, ऊंचाई का मतलब समझिए आप, तल से ऊपर वाले सिरे तक की ऊंचाई h, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ये कॉलम जो है ना ये बढ़ जाएगा। तो केस नली को तिरछा करने पर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले ऊंचाई h है, बाद में भी ऊंचाई h ही रह जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 15। शीत वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। इस प्रक्रिया में, जिसको हम कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, इस प्रोसेस में हम दो अलग अलग धातुएं लेते हैं, मेटल्स लेते हैं। ये पहली मेटल हो गई M1, ये दूसरी मेटल हो गई M2। इन पर इतना ज्यादा फोर्स लगाया जाता है जिससे कि दो अलग अलग धातुएं, मेटल्स, इनके अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो अणु हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 की घात -9 मीटर से कम हो जाए। और ऐसा करने पर इनके बीच अंतराण्विक बल काम करने लगता है। अंतराण्विक बल अगर अलग अलग वस्तुओं के बीच हो तो उसे हम आसंजक बल कहते हैं। तो इसका मतलब है शीत वेल्डिंग वाली प्रक्रिया में आसंजक बल कार्य करता है और वो दोनों धातुओं को आपस में जोड़ देता है। लारेंज फोर्स, लारेंज बल। देखो, अगर आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखें तो बल काम करता है QV। अगर आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराएं तो उस पर बल काम करता है QV क्रॉस B। अगर किसी स्थान पर, मान लीजिए ये स्थान है, इस स्थान में वैद्युत क्षेत्र भी है और इसी स्थान में किसी और डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र भी है और आवेशित कण इन दोनों में गति करता है, तो इसका वाला भी बल लगेगा QE
और इसी तरह से इसका वाला भी बल लग रहा होगा क्यू वी क्रॉस बी। दोनों बलों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो ये परिणामी बल बन जाएगा। और अगर किसी आवेशित कण पर दोनों बल कार्य करते हैं तब उन बलों को हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो भाई हमारा ऑप्शन बना सी। 18 नंबर क्वेश्चन। किसी पिंड को, एक मिनट, यदि हम पृथ्वी तल पर h ऊंचाई तक उछल सकते हैं तो चंद्रमा के तल पर प्राप्त उछाल कितनी होगी। उछलने का मतलब जानते हैं, मान लीजिए हम ही लोग हैं, अगर जंप करेंगे तो जब उछलेंगे तो प्रारंभिक वेग u होगा, कुछ ऊंचाई तक गए, रेस्ट में रुके और इसके बाद फिर नीचे आ गए। तो सबसे पहले गति का तीसरा समीकरण प्रयोग में लाते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू भैया यू स्क्वायर माइनस 2gh। वी हमारा 0 हो गया, यहां से h इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ये मानते हुए कि जितने वेग से आदमी पृथ्वी की सतह पर उछलता है उतने ही वेग से चंद्रमा की सतह पर भी उछलता है। तो h जो होगा ना वो हमारा केवल g पर निर्भर करेगा। अब अगर पृथ्वी की बात करें और फिर चंद्रमा की बात करें तो हम जानते हैं g जो होगा ना चंद्रमा वाला ये ऊपर आ जाएगा, पृथ्वी वाला नीचे चला जाएगा। पृथ्वी तल पर आदमी उछलता है h, चंद्रमा की सतह पर कितना उछलेगा ये हमसे पूछ रहे हैं। पृथ्वी सतह पर गुरुत्वाकर्षण अगर g मान लिया जाए तो चंद्रमा की सतह पर g/6 हो जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ से hm आ गया 6h। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी तल पर h ऊंचाई तक उछल सकता है तो चंद्रमा की सतह पर वो 6h ऊंचाई तक उछल पाएगा। कोणीय वेग को प्रदर्शित किया जाता है। ये एक कण है, ये कण हमारा ऐसे घूम रहा है और ये कण की अक्ष है। तो जब कोणीय वेग को हम प्रदर्शित करते हैं भैया तो एक एरो बनाते हैं, ऐसे करके एक तीर बनाते हैं जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होती है और इसे हम अक्षीय सदिश कहते हैं, अक्षीय सदिश कहा जाता है। नेक्स्ट, एलईडी बनाए जाते हैं। देखो आप लोगों ने टीवी के रिमोट में एलईडी देखा होगा। जब भी उस रिमोट की बटन को हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पर टीवी जो ऑपरेट होती है ना वो तो चेंज होती रहती है, उसका ऑपरेशन चलता रहता है लगातार, मगर यहाँ से लाइट निकलती नहीं दिखाई देती। इसका मतलब है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनसे लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हम कई एलिमेंट आपस में मिलाते हैं और जब कई एलिमेंट मिलाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है यौगिक अर्धचालक। तो जो लाइट प्रोड्यूस करने वाली एलईडी हैं वो सब की सब हमारी यौगिक अर्धचालकों से बनाई जाती हैं। ये अच्छा सा क्वेश्चन है एक। देखो अगर पृथ्वी तल पर किसी पिंड का भार W हो तो और h ऊंचाई पर पिंड का भार W डैश हो तो एक संबंध होता है W डैश बराबर W1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। इस संबंध से हम पता कर सकते हैं कि h ऊंचाई पर पिंड का भार कितना होगा। तो पृथ्वी तल पर भार दे रखा है 36 न्यूटन, 1 प्लस h/RE। तो भैया क्वेश्चन में जो ऊंचाई है ना पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई,
इसका मतलब जो ये h है वो इस पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। तो यहां से h/r ही आ गया 1/2। तो W डैश बराबर हो जाएगा 36, और ये 3/2, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, ये ऊपर चला गया। 36 गुणित 4/9, 9 चौको 36, 4 चौको 16, 16 न्यूटन आ गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, ध्यान से सुन लो, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब हमारे पास दो गेट हैं, एक ये नैंड गेट है और एक ये नार गेट है। अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट, ये वाले दोनों इनपुट कॉमन कर दिए जाएं, नार गेट के भी दोनों इनपुट कॉमन कर दिए जाएं, तो ये दोनों के दोनों, ना तो नैंड और ना ही नार, दोनों हमारे बदल जाते हैं और ये दोनों मिल करके नाट गेट की तरह काम करने लगते हैं। नैंड नैंड नहीं रहता, नार नार नहीं रहता, दोनों नाट गेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरंग की चाल सर्वाधिक होती है? देखो भाई, एक्स किरणें विद्युत चुंबकी, गामा किरणें विद्युत चुंबकी, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकी, और विद्युत चुंबकी तरंगों की चाल निर्वात में हमेशा समान रहती है, अलग अलग नहीं होती। तो इसका ऑप्शन हुआ हमारा डी। जिस ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है वो ताप कितना होगा? हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा है, ऐसे ताप को हम परम ताप कहते हैं। इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर E बराबर 0 कर दें, E होता है 3/2 kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो 3/2 kT इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0। हम सब जानते हैं ये जो ताप है ना वो केल्विन में होता है, 0 केल्विन। देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास कई प्रतिरोध दिख रहे हैं। ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। बेटा इस प्रकार के सर्किट में अगर हमसे तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए तो जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है उनके बीच एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि धारा कहाँ कहाँ बह रही है। तो हम जानते हैं धारा हमेशा बंद परिपथ में ही बहती है, खुले परिपथ में धारा नहीं बहती। तो देखो ये वाली ब्रांच खुली है, ये वाली ब्रांच खुली है, इस ब्रांच में कोई धारा नहीं बहेगी। चलो इन्हें हटा देते हैं हम लोग, ये हटा दिया। इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं, इस ब्रांच का भी कोई मतलब नहीं। ये दोनों श्रेणी क्रम में, आर और आर का 2R हो गया भाई, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, इन आर और आर का 2R हो गया। अब ये 2R और ये 2R दोनों समांतर, समांतर के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, आरपी बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। भैया R1 हमारा 2R, R2 हमारा 2R, 2R प्लस 2R, और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे बेटा ये R आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, एक R ये हमारा, इनका मिला के R, और एक R ये R, इन सब का मिला के R, और एक R ये R R R A B, और देखिए सॉरी D है, ये D पॉइंट, R A D इक्वल टू 3 प्रतिरोध हैं R R R, तीनों श्रेणी क्रम में हैं, R प्लस R 3R, और हमारा आंसर आ गया 3R। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ।